हेलो दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और आज ही के दिन भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऊपर। अक्सर क्या होता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था को हम लोग एक ही मान लेते हैं और एक ही मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। सबसे पहले संविधान से पहले हम राज्य व्यवस्था के ऊपर डिस्कस करेंगे और राज्य व्यवस्था से पहले हम राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हम राज्य को नहीं जानेंगे कि राज्य क्या है, तब तक हम राज्य व्यवस्था को समझने में मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य किसी समाज की राजनीतिक संरचना होती है। राज्य किसी समाज की राजनीतिक संरचना होती है जो कि अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य किसी समाज की राजनीतिक संरचना होती है। राजनीतिक संरचना का मतलब होता है शासन व्यवस्था का ढांचा। और अगर आप और इजी में समझना चाहते हैं तो राजनीतिक संरचना का मतलब यह भी है कि शासन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके लिए क्या नियम कानून कायदे हैं, यानी किस नियम से वो शासन कर रहा है। इसका मतलब यही होता है। राजनीतिक संरचना का मतलब यही होता है कि शासन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस नियम से कर रहा है। अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा का मतलब होता है कि ऐसी अवधारणा जो दिखाई नहीं पड़ती है बल्कि महसूस किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्यार। प्यार को देख तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन एहसास कर सकते हैं। तो राज्य भी क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है, यानी इसे बौद्धिक स्तर पर यानी बुद्धि के स्तर पर हम इसे समझ तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। एक वर्ड है राजनीतिक संरचना। अब देखिए राजनीतिक संरचना और क्या है। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें और सभी नौकरशाह। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, सभी नौकरशाह की जो समग्र संरचना है, यानी जो हॉलिस्टिक स्ट्रक्चर है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यही राज्य कहलाती है। यही राज्य कहलाती है। कौन? भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें और सभी नौकरशाह। इसी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है राज्य कहलाती है। और यही परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और अनुच्छेद 36 जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है, इसके अंदर भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा यही दी गई है। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, सभी नौकरशाह। यानी आप एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से लेकर के थाने तक की जो संस्था है वो राज्य कहलाती है। अब सवाल ये है कि मैं तो ये समझ सकता हूँ कि जो भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, सभी नौकरशाह, ये राज्य है। अब सवाल यह है कि राज्य होने की शर्तें क्या है। सबसे पहले हमें शर्तों को जानना ज़रूरी है। राज्य होने की शर्तें यानी राज्य के अनिवार्य तत्व। तो राज्य होने के लिए 4 प्रमुख तत्व है जो कि आवश्यक है। पहला, भूभाग, यानी राज्य के पास एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए। राज्य होने के लिए जो पहली शर्त है वो पहली शर्त है भूभाग। राज्य होने के लिए निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है। जैसे भारत एक राज्य है और जिसका कुल भूभाग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, भूभाग के साथ साथ राज्य में जनसंख्या भी अनिवार्य है।
तीसरा सरकार, जो कि इस जनसंख्या पर, इस भूभाग पर शासन करती है। चौथा है संप्रभुता, यह राज्य के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है, इसके बिना राज्य की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि ये राज्य की आत्मा है। इन चारों तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान संप्रभुता का है, इसके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए इसको राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, यानी निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, एक आज़ाद राज्य में रहते हैं, एक आज़ाद राष्ट्र में रहते हैं, तो हम अपने बाहरी और अंदरूनी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किन देशों के साथ हम व्यापार करेंगे, किन देशों के साथ हम मैत्री संबंध रखेंगे, किन देशों के साथ हम कारोबार करेंगे, ये हमारा अपना निजी निर्णय होगा, किसी देश के दबाव में हम नहीं रह सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो भारत की विदेश नीति है वो संप्रभुता को खोता जा रहा है। इसका कारण है अमेरिका, और अमेरिका पूरी दुनिया में संप्रभुता का नाश कर रहा है। अभी आप देखे होंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, ईरान में B2 बम्बर के ज़रिए हमला किया गया, यानी उसकी सॉवरेंटी को चैलेंज किया। वेनेजुएला की सॉवरेंटी को चैलेंज किया गया, ईरान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया गया। अब वेनेजुएला क्या करेगा, नहीं करेगा, किनके साथ व्यापार करेगा, किनको तेल देगा, नहीं देगा, ये वेनेजुएला का फैसला होना चाहिए, लेकिन नहीं। अमेरिका लगातार दुनिया के देशों की संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि संप्रभुता राज्य की होती है, अपने अपने राज्य की होती है, इसमें किसी देश का दबाव नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं कि ये चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं, यानी राज्य होने के लिए ये चारों तत्व नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि इनमें से कोई एक हो और कोई एक ना हो तो राज्य बन जाएगा, ऐसा नहीं है। राज्य होने के लिए ये चारों तत्व आवश्यक है, इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे कि राज्य के लिए क्या शर्तें हैं। राज्य के लिए शर्तें भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। लेकिन आज के दौर में, इस वैश्वीकरण के युग में, जो पांचवा तत्व है वह है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यह पांचवा तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इस वैश्वीकरण के रूप में आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल नहीं जाती है तब तक हम अन्य देशों के साथ सुचारू रूप से व्यापार नहीं कर पाते हैं। अफगानिस्तान और फिलिस्तीन इसका जीता जागता उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो अन्य देशों के साथ, दुनिया के देशों के साथ हम संबंध बना पाते हैं, व्यापार कर पाते हैं, कारोबार कर पाते हैं। इसलिए इस वैश्वीकरण के युग में ये पांचवा तत्व के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है ये भी आवश्यक है। अब ये अलग बात है कि भूभाग कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आप इस डिस्कस में ना पढ़ें, क्योंकि जब आप इस डिस्कस में पढ़ेंगे तो फिर प्लेटो और अरस्तु को हमें लाना होगा। तो सिर्फ आप ये जानें एग्ज़ाम के व्यू से कि राज्य के लिए क्या ज़रूरी है। पहली चीज़ भूभाग, दूसरी चीज़ जनसंख्या, तीसरी चीज़ सरकार, चौथी चीज़ संप्रभुता। अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य में कई गुट बन जाएंगे, जब गुट बनेंगे तो राज्य अराजक हो जाएगा। इसलिए निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए, और इसी को हम संप्रभुता यानी सॉवरेंटी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और सबसे पहले आप इसको उतार लें, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि संविधान और राज व्यवस्था के ऊपर।